हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज के क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स ब्लड वाले चैप्टर्स का पार्ट 11 कवर करेंगे। और आज के क्लास में मेनली हम लोग देखने वाले हैं कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक। ओके, तो हम लोग का टॉपिक क्या है आज? कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? खून का जमना या खून का थक्का बनना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड कोऑगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए क्लॉट और थ्रोम्बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ओके, ये जो ब्लड कोऑगुलेशन की प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो ब्लड कोऑगुलेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली कि अगर नॉर्मली आपके बॉडी सेल्स में कोई डैमेज हो जाती है या आपके स्किन में कट लग जाती है, तो वहां से क्या होता है कि आपके बॉडी का सारा ब्लड बाहर तो निकल नहीं जाता है ना, ऐसा तो देखने को मिलता नहीं है। तो वहां पे होता क्या है बेसिकली, वहां पे आपके कुछ सेल्स आके फिल हो जाते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब रक्त का जमना या खून का थक्का बनना। तो इसका मतलब ही यही होता है कि अगर आपकी जो ब्लडिंग की प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है ना, स्टॉपिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लडिंग इज आल्सो नोन एज ब्लड कोऑगुलेशन। ओके, उसी प्रोसेस को ही हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? ब्लड कोऑगुलेशन। तो इस प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड कोऑगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए क्लॉट और थ्रोम्बस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोऑगुलेशन के प्रोसेस में फॉर्मेशन होती है किसका? एक क्लॉट और थ्रोम्बस। क्लॉट और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है कब? आपकी जो ब्लडिंग की प्रोसेस को स्टॉप करने वाले मूवमेंट होती है, ठीक है ना। And in order to prevent excess loss of blood from the body, it is a gel-like mass which is formed by the platelets and fibrin in the blood. Okay, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि बेसिकली आपका क्या है, ब्लडिंग का जो रुकने वाली प्रोसेस है, ब्लडिंग को जो स्टॉप करने वाली प्रोसेस है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड। एंड कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस के समय जो है आपका एक क्लॉट और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है। एक क्लॉट एंड थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होती है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। आपके बॉडी से जो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होता है उसको प्रिवेंट करती है, उससे बचाने का काम करती है। कौन? आपका जो क्लॉट एंड थ्रोम्बस होते हैं। एंड क्लॉट एंड थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कब होती है आपके बॉडी में? जब भी आपके बॉडी में कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक, तो जब जैसे ही आपके ब्लड में जैसे ही आपके बॉडी में कोई डैमेज होता है या आपके बॉडी के सेल्स में या स्किन में कट लगती है, तो उस समय जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कोऑगुलेशन ऑफ प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस में थ्रोम्बस एंड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। और ये थ्रोम्बस एंड क्लॉट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। जो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाती है। किससे बचाती है? जो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है आपके बॉडी से, ठीक है ना। और ये होता क्या है? क्लॉट एंड थ्रोम्बस होता क्या है? ये जेल लाइक मॉस होता है। ये जेल लाइक मॉस होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन इन द ब्लड। जो कि ब्लड के अंदर जो है किसके द्वारा बनते हैं? प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन के द्वारा बनते हैं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? कुछ नहीं, हम लोगों ने स्टूडेंट बस यही देखा कि जैसे ही जो खून का जमना है या जो रक्त का जमना है, जिसको हम लोग खून का थक्का बनना भी कहते हैं, इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली कि जब ये प्रोसेस आपकी जैसे ही स्टार्ट होती है आफ्टर दी एनी डैमेज इन योर बॉडी सेल्स, जैसे ही ये स्टार्ट होती है तो देखने को क्या मिलता है स्टूडेंट कि फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट एंड थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। और यही आपका क्लॉट एंड थ्रोम्बस जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है stopping process the flows of blooding is also known as blood clotting and coagulation of blood। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो स्टॉपिंग प्रोसेस होती है, ब्लड खून के बहने का जो प्रोसेस है उसको जो रोकने वाली प्रोसेस होती है ना, स्टॉपिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लडिंग इन योर बॉडी इज आल्सो नोन एज ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो वही लिखा गया ब्लड क्लोटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके,
नेक्स्ट जो है, ये जो आपका है क्लॉट एंड थ्रोम्बस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही फैक्टर्स हैं जो कि आपके कोआगुलेशन ऑफ ब्लड वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इनका फॉर्मेशन होता है, और जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये आपके जो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड है उससे प्रिवेंट करती है। ठीक, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्लॉट एंड थ्रोम्बस होता क्या है। बेसिकली आपका जो ब्लड है, ठीक है ना, हमने ब्लड वाला चैप्टर जब से स्टार्ट किया तो उसका कंपोजिशन बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। जो स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को पर्टिकुलर अटेंड नहीं करते हैं तो उनको ये लेक्चर्स नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी जो है स्टूडेंट्स एक स्टोरी की तरह होता है। जब तक आप उसको स्टेप बाय स्टेप कवर नहीं करोगे तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप हमारा हर क्लास को अच्छे से अटेंड करो, अच्छे से जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हो उसको अच्छे से अपना फेयर वगैरह कंप्लीट करो। तो हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। हमने क्या बताया कि जो कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड वाली प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके बॉडी में कब होती है, जब आपके शरीर में कहीं कट लग जाती है, आपकी बॉडी सेल्स डैमेज होती है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका थ्रोम्बस एंड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाती है, और जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है ये प्रिवेंट करती है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लॉट एंड थ्रोम्बस होता क्या है। आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है। ब्लड आपका मेनली दो चीजों से बना हुआ है। कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या है, एक प्लाज्मा है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक सेल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है ना, वैसे तो हमने इसका पूरा अच्छे से कंपोजिशन आपको बताया हुआ है अपने पहले के लेक्चर्स में, बट यहाँ पे भी हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं थोड़ा। जो ब्लड है, ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड का कंपोजिशन में मेनली कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो देखते हैं। ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, सेल में आपके मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा वाला जो पार्ट है जो कि लिक्विड पार्ट होता है आपके ब्लड में, इसमें वाटर एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, वाटर एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स एंड फाइब्रिनोजिन। ठीक है, इसको हम डिटेल में इसलिए बता रहे बच्चा क्योंकि अभी हमें फाइब्रिनोजिन की आवश्यकता पड़ने वाली है। फाइब्रिनोजिन ही आपका हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमने में, खून का थक्का बनने में सहायता कौन करता है, तो वो होता है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक, देखो अब ये जो क्लॉट वर्ड, क्लॉट टर्म है, ये जो क्लॉट टर्म है ये क्या है। अगर आपका ये जो ब्लड का कंपोजिशन वाले पार्ट में, मान लो आपकी ये ब्लड वेसल्स है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है ना, अब ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में आपकी ब्लड्स फ्लो होंगी, ये आपकी ब्लड्स है। ब्लड्स का ये आपका क्या है, ये मान लो आपका प्लाज्मा पार्ट है। ठीक, और यहाँ पे आपके बहुत सारे आरबीसी पड़े हुए हैं, ये आपके छोटे छोटे जो है ये आपके प्लेटलेट्स पड़े हुए हैं, और इसमें आपके डब्ल्यूबीसी भी पड़े हुए हैं। ठीक है ना, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, अगर आपके ब्लड वेसल्स में, ब्लड में आपका ये सारे ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है ना, तो ब्लड में से अगर हम आपका ये जो सेल कंपोनेंट्स हैं इसको निकाल दें तो क्या बच रहा है, आपका प्लाज्मा वाला पार्ट बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने वही ड्रा किया हुआ कि एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने क्या किया, ब्लड को ले लिया, लेकिन ब्लड में हमारा जो है ये सेल कंपोनेंट्स नहीं है, सेल कंपोनेंट्स को हमने निकाल दिया हुआ है, क्या है, केवल प्लाज्मा पार्ट है। ठीक है ना, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने एक कंटेनर ले लिया, ये हमारा एक कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। अब कंटेनर में हमने क्या किया, ब्लड ले लिया, वो भी ब्लड का सेल कंपोनेंट्स को निकाल दिया, सेल कंपोनेंट्स वाला पार्ट उसमें कुछ भी नहीं है, क्या है, केवल प्लाज्मा वाला पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। अब प्लाज्मा वाला पार्ट है तो उसमें वाटर भी होगा और उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स भी होंगी। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स ये प्लाज्मा वाला पार्ट है आपका, और ये प्लाज्मा वाला जो पार्ट है हमने कंटेनर में जैसे ही अपना ब्लड लिया और ब्लड में हमने अपना सेल कंपोनेंट्स वाला पार्ट को निकाल दिया, केवल क्या है, प्लाज्मा वाला पार्ट है। तो आफ्टर दिस सम टाइम्स, कुछ समय के बाद क्या होता है कि कंटेनर में ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ये
आपस में क्लॉट कर जाती हैं। क्लॉट क्यों कर जाती हैं? क्योंकि प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रोटीन्स भी होती हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो कुछ समय बाद जो है आपके कंटेनर के अंदर जो क्लॉट कर जाएंगी। क्लॉट करने का मतलब क्या होता है कि जम जाएंगी। क्लॉट का मतलब ही होता है जम जाना। तो क्लॉट कर जाएंगी। जो आपका कौन सा ये प्रोटीन्स वाला सारे पार्ट जो है वो क्या करेंगे आफ्टर दिस सम टाइम्स आपके कंटेनर के अंदर, जिसमें कि हमने ब्लड का केवल प्लाज्मा वाला पार्ट ही लिया, सेल कंपोनेंट्स उसके सारे निकाल दिए, उसमें सेल कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसमें कुछ समय के बाद आपका जो ब्लड का ये प्रोटीन्स वाला पार्ट है कुछ समय बाद वो जम जाता है, क्लॉट कर जाता है। देखो क्लॉट है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है क्लॉट कर जाता है। तो बचता क्या है? केवल और केवल आपका वाटर बचता है, प्लाज्मा पार्ट बचता है। तो इसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम, सीरम टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सीरम जो है वो बन गया आपका। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दे तो क्या बचेगा? केवल प्लाज्मा बचेगा। वही देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लड में से ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड में से हमने क्या माइनस कर दिया? ब्लड सेल्स। क्या बचा? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से भी हमने क्या कर दिया? क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल दिया। क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो अपना क्लॉट करके एक साइड हो गए ना, तो क्या बचा? केवल प्लाज्मा वाला पार्ट बचा ना। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरम। अब ये सीरम हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है कि क्या होता है ब्लड माइनस ब्लड सेल्स बराबर क्या होगा? प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स बराबर क्या हो जाएगा? सीरम। तो सीरम टर्म इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको स्टूडेंट्स इतना डिटेल में समझाया कि सीरम की फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने ब्लड को डाला और ब्लड हमने ऐसा डाला हुआ कि जिसमें से हमने ब्लड के सारे सेल्स को बाहर निकाल दिया है, उसमें कोई भी ब्लड के सेल्स नहीं है, केवल उसमें ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है, सेल वाला पार्ट कुछ भी नहीं है उस कंटेनर के अंदर जिसमें हमने जिस ब्लड को लिया हुआ है। ठीक। अब उस कंटेनर में जब हमने ब्लड डाला जिसमें कि सेल कंपोनेंट सारे एब्सेंट हैं, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो प्लाज्मा में जो कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है आपके प्लाज्मा वाले पार्ट में, वो सारे प्रोटीन्स कुछ समय बाद क्या करते हैं? क्लॉट हो जाते हैं कंटेनर के अंदर, एक साइड में क्लॉट हो जाते हैं। क्लॉट का मतलब जम जाते हैं। ठीक। और जैसे ही वो जम जाते हैं तो केवल आपका प्लाज्मा वाला पार्ट अब बच रहा है, वाटर वाला पार्ट केवल बच रहा है। तो उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हमने क्या बोला? सीरम। ब्लड में से ब्लड सेल्स माइनस करो, क्या होगा? बचेगा आपका प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से हमने क्या करते? क्लॉटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दिया। क्लॉटिंग प्रोटीन्स आपकी है ना, क्लॉटिंग प्रोटीन्स माइनस होकर क्या बचा? आपका सीरम। तो ये आपका सीरम बन गया। ठीक। एक क्लॉट क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया क्लॉट। ठीक है ना। एंड एक टर्म और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस, द फ्लो ऑफ माइन्यूट ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में कुछ स्मॉल अमाउंट में, माइन्यूट का मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में जब कोई चीज प्रेजेंट होती है उसको हम लोग माइन्यूट कहते हैं। तो कुछ स्मॉल अमाउंट में या माइन्यूट में किसका फ्लो होता है? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट का फ्लो होता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस बोलते हैं। ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो हमने समझाया। नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है इसमें हेल्प कौन करता है? तो आपका फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स जो होता है वही हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। इसीलिए हमने ये फ्लो चार्ट आपको बना दिया है किसका? कंपोजिशन ऑफ ब्लड का। क्योंकि वैसे तो हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड अपना पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है एक एक टॉपिक के बारे में। ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसके वाटर्स, उसके प्रोटीन्स, सारे प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने सेल कंपोनेंट्स भी पूरा अच्छे से देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने केवल इसलिए इतना डिटेल आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि जो फाइब्रिनोजिन है ये आपका प्रोटीन्स है एंड प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा वाला पार्ट है ब्लड का। ठीक। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड का रुकने की प्रोसेस होती है या स्टॉपिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लड इज आल्सो नोन एज कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड, एंड कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड इज कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ द फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड। ओके ना, विच आर प्रेजेंट इन योर प्लाज्मा पार्ट ऑफ इन योर ब्लड्स। ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट आई विल प्रोसीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड। ये प्रोसेस ऑफ द कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर एक टर्म और लिखा हो स्टूडेंट्स कि प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस।
प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स आपका क्या है, ये देखो सेल कंपोनेंट, ब्लड का कंपोजिशन में सेल वाला पार्ट, सेल का जो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है ना। देखो हमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों का समझ लो एज ए होमवर्क है वो, हम लोग के जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहे हैं तब हम आपसे पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली सारे स्टूडेंट्स ने? ओके चलो देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड्स में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहली बात कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, स्टॉपिंग प्रोसेस द फ्लोज ऑफ ब्लड, स्टॉपिंग प्रोसेस द फ्लोज ऑफ ब्लड को ही हम लोग क्या कहेंगे, कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। फिर हमने आपको क्या बताया कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, लिख लें यहाँ पे ब्लड वेसल। ठीक, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। आपको पता है जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में आपकी ब्लड फ्लो होगी तो इसमें आपको क्या पाया जाएंगे, ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, चलो लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है, लिक्विड पार्ट। ठीक, यहाँ पे आपके ये मान लो प्लेटलेट्स हैं, और ये राउंड राउंड जो है ये आपका WBC है। ठीक है, चलो सबका नेमिंग कर लेते हैं। क्या देखा हमने, ब्लड वेसल्स, ये आरबीसी है, ब्लू वाला आपका क्या है, प्लाज्मा पार्ट है। ठीक, एंड ये जो है आपका WBC है, एंड राउंड वाला क्या है आपका, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। ठीक, ब्लड वेसल्स में हमारी ब्लड्स जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है ना। अगर ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड को हम एक कंटेनर में लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया, ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट ले लिया, ओनली प्लाज्मा वाला पार्ट लिया हुआ है, ब्लड सेल्स एक भी नहीं लिए हुए, सारे ब्लड सेल्स को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है ना। अब जैसे ही कंटेनर में हमने प्लाज्मा लिया, प्लाज्मा के सारे और प्लाज्मा में प्रेजेंट सारे जो ब्लड सेल्स है उसको हमने निकाल दिया, केवल प्लाज्मा वाला पार्ट लिया हुआ है। कुछ समय बाद क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये प्लाज्मा जो है आपस में क्लॉट कर जाती है, जम जाती है प्लाज्मा जो है। अब प्लाज्मा में जो कि आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है, अभी हमने इसके पहले देखो फ्लो चार्ट में बनवाया था ना कि आपके कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो है प्लाज्मा वाला पार्ट, प्लाज्मा में आपके वाटर्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, आपस में क्लॉट कर जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉट, या इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है वो आपस में क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक, तो अब आपका जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स है जो क्लॉट कर गया, अब आपके प्लाज्मा में केवल क्या बचा हुआ है, वाटर्स, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, प्लाज्मा। ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सीरम। अभी हमने आगे आपको क्या बताया था कि अगर ब्लड में से माइनस कर दें ब्लड सेल, क्या बचेगा, केवल प्लाज्मा बचेगा। ठीक, एक टर्म ये बताया था।
और अगर हम लोग प्लाज्मा में से आफ्टर दिस सम टाइम्स आपके जो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स है वो आपस में क्लॉट करके एक साइड हो जाते हैं, तो आपका केवल प्लाज्मा में से अगर माइनस कर दे क्या क्लॉटिंग प्रोटीन्स तो क्या बचेगा ओनली, तो उस समय उसको क्या कहेंगे, सीरम। ठीक, तो ये सीरम हो गया। एंड आपको एक टर्म हमने और बताया था क्या, कि जो सीरम है, सीरम अगर आपसे पूछा जाए तो सीरम में मेनली आपका कंपोनेंट क्या होगा, तो वो केवल और केवल आपका जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, प्लाज्मा वाला पार्ट, उसमें सिर्फ प्रोटीन्स नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आपका जैसे ही प्रोटीन्स हट जाता है तो जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट बचता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीरम। एंड एक टर्म होता है थ्रोम्बस ना, थ्रोम्बस जो था THRUMBS, थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके जो स्मॉल अमाउंट में जो मूवमेंट होता है, हमने क्या बोला था कि द माइन्यूट मूवमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस क्या होता है आपका, बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स ब्लड है उनके जो माइन्यूट मूवमेंट होती है ना, माइन्यूट मूवमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। तो आपके कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड में मेनली कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो वो होता है आपका क्या, क्लॉट, थ्रोम्बस। जैसे ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके क्लॉट एंड थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड क्लॉट्स एंड थ्रोम्बस जो होते हैं ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लडिंग से प्रिवेंट करते हैं आपके बॉडी को। एंड आपके ब्लड्स में प्रेजेंट जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स होती हैं, ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स ही इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्प इन द मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉपिंग प्रोसेस ऑफ द ब्लडिंग ना, कहने का मतलब कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लडिंग में हेल्प करती है कौन, जो फाइब्रिनोजिन होती है। ठीक, तो आई होप आपको इतना टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड का। ठीक है, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।